बच्चों, अब हम समझेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। उससे पहले हम एक बार संवेग को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, संवेग होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल लगाने पर वस्तु में जो प्रभाव उत्पन्न होता है, मीन्स या तो उसका आकार, स्थिति, या यदि वस्तु गतिशील है तो उसकी गति में परिवर्तन, या उसकी स्थिति में परिवर्तन, मीन्स यदि स्थिर है तो वस्तु हो सकता है कि गतिमान हो जाए। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन यानी कि जो प्रभाव बल से उत्पन्न होते हैं वो किस किस पर निर्भर करते हैं? वो डिपेंड करते हैं एक तो वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m पर, और दूसरा वो निर्भर करते हैं वस्तु की गति पर, वस्तु की चाल पर। ठीक है, तो देखो, ऐसी राशि जो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग यानी कि चाल, बस ध्यान रहेगा कि वेग सदिश राशि है। ठीक है, तो ऐसी राशि जो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करती है वो संवेग कहलाती है। हम और क्लियरली समझेंगे एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए दो बॉलें हैं जिसमें से एक बॉल स्थिर अवस्था में है और दूसरी बॉल जो है वो गति की अवस्था में है, और जो दूसरी बॉल है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, अब जब ये ज़्यादा द्रव्यमान वाली बॉल पहले वाली बॉल जो कि स्थिर अवस्था में है उसकी तरफ जाती है तो उसकी गति यदि मान लीजिए यहाँ पर है 6 मीटर पर सेकेंड, तो यदि वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है तो वो बॉल को थोड़ा हिट करेगी। हो सकता है कि बॉल थोड़ा सा, जो बॉल पहले से स्थिर अवस्था में थी वो वाली बॉल थोड़ा सा आगे खिसक जाए। अब यदि दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं, यदि वही बॉल जो कि पहले वाली बॉल से थोड़ी हैवी है, वो यदि इस बार उसको 6 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जाकर के उसको हिट करे तो इस बार वो डेफिनेटली थोड़ा और आगे जाएगी। ठीक है, और थर्ड टाइम ऐसे ही यदि उसका वेग हम बढ़ाते जाएं तो जो स्थिर बॉल है वो बॉल उस पहले यानी हैवी वाली बॉल के हिट करने से और आगे जाएगी। कहने का मतलब है कि जब हम किसी सेम द्रव्यमान को, द्रव्यमान हर बार हर एक कंडीशन में सेम है लेकिन उसका वेग हर बार चेंज हो रहा है, तो जब वेग चेंज हो रहा है तो वेग चेंज होने से क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जो स्थिर बॉल है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी हर बार स्थिति में परिवर्तन आते गए, मीन्स उसका संवेग चेंज होता गया। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मान लीजिए दो बॉल हैं और दोनों बॉल में से एक बॉल स्थिर अवस्था में है और जो दूसरी बॉल है उसको हम हर बारी एक, उसका जो द्रव्यमान है वो चेंज करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसका जो वेग है, जिस वेग से आकर के वो पहले वाली बॉल को हिट करेगी वो सेम रहेगा। मान लीजिए एक बॉल जो कि स्थिर अवस्था में है उसको दूसरी बॉल का हमने माना द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। ठीक है, 5 किलोग्राम वाली बॉल पहली बॉल को आकर के जब हिट करेगी, वेग उसका कुछ भी मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी, लेकिन वो हर बार हर स्थिति में सेम रखना है इस बार। तो जब वो उसको हिट करती है तो वो कुछ आगे खिसक जाती है। दूसरे कंडीशन में हमने माना कि जो बॉल है पहले वाली उसका द्रव्यमान हमने चेंज कर दिया, मीन्स 5 किलोग्राम की जगह इस बार हमने 6 किलोग्राम कर दिया। तो जब 6 किलोग्राम की बॉल फर्स्ट वाली बॉल को आकर हिट करेगी तो इस बार उसकी जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी और ज़्यादा, मीन्स उसकी स्थिति में और ज़्यादा परिवर्तन होगा, वो और ज़्यादा जाएगी, लेकिन उसका वेग इस बार हमने सेम रखा है, मतलब जो स्पीड है वो सेम है। थर्ड केस में हम क्या करते हैं कि इस बार हमने और हैवी बॉल लिए, मीन्स 6 की जगह इस बार हमने 8 किलोग्राम की बॉल ली। मान लीजिए 8 किलोग्राम की बॉल फिर से वही 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, वेग हर बार सेम है, वो आकर के पहले की तरह बॉल को जब हिट करती है तो पहले वाली बॉल इस बार और दूर तक जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु बल लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है। दूसरा वो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्या है। यदि उसकी स्पीड तेज है तो उसकी स्थिति में ज़्यादा परिवर्तन करेगी। तो किसी वस्तु पर बल लगाया जब जाता है तो उसको दो चीज़ों से प्रभाव पड़ता है, एक तो द्रव्यमान से और एक वेग से। तो इन दोनों के प्रभावों को ही एक अलग भौतिक राशि से दर्शाया गया जिसे कहा गया संवेग। तो इसलिए संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसको सिद्ध करने के लिए हमने माना कि हमारे पास दो गेंदें हैं, ए और बी। ठीक है, गेंद ए का द्रव्यमान
उसको हमने माना एम ए, और गेंद बी के द्रव्यमान को हमने माना एम बी। ठीक है, द्रव्यमान क्योंकि मास होता है तो उसको हम एम से डिनोट करते हैं, तो एम से डिनोट करा, बस जो ए गेंद है उसको हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ए लिख लिया, और जो बी गेंद है उसको हमने एम बी करके डिनोट करा है। अब जो गेंद ए है उसका प्रारंभिक वेग है यू ए। ठीक है, वो यू ए वेग से चल रही है, और जो गेंद बी है उसका प्रारंभिक वेग है यू बी, यानी कि यू बी चाल से वो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टक्कर से पहले या संघट्ट भी कह सकते हैं, दोनों गेंदों के संघट्ट से पहले की स्थिति को दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड उसमें देखिए आप यहाँ पर दोनों गेंदों को दिखाया गया है संघट्ट के समय, जब दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, अभी हम इनकी स्थिति को लेकर के आगे और डिटेल में समझेंगे, पहले हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर जो एफ ए भी लिखा है, तो बच्चों जब दो गेंदें आपस में टकराएंगी तो यदि पहली गेंद दूसरी गेंद पर कुछ बल लगाएगी तो दूसरी गेंद भी तो सर न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली बॉल पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में आरोपित करेगी। पर जो एफ ए है, एफ ए बी, ये है गेंद ए द्वारा बी पर लगाया गया बल। सिमिलरली जो एफ बी ए लिखा हुआ है, ये गेंद बी द्वारा ए पर लगाया गया बल है, लेकिन ये विपरीत दिशा में लगा हुआ है, जो कि हमने एरो से शो भी कराया। और उसके बाद जो थर्ड पोस्चर है, इसमें ये दोनों गेंदों के टकराने के बाद की स्थिति को दिखाया गया है। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, ये एम ए यानी कि जो ए गेंद है उसका, और ये एम बी, तो इन दोनों का अंतिम वेग, क्योंकि पहले तो प्रारंभिक वेग था, फिर दोनों गेंदें टकराई और उसके बाद अंतिम वेग की बात होगी, तो एम ए यानी कि फर्स्ट वाली जो गेंद है उसका अंतिम वेग होगा वी ए। ठीक है, और दूसरी गेंद का अंतिम वेग होगा वी बी। ठीक है, अब हम इसको आगे समझते हैं। माना टक्कर का समय टी है, अब हमने यहाँ टी क्यों लिखा टक्कर का समय, क्योंकि जब दोनों गेंदें आपस में टकराती हैं तो उस वक्त जितना समय ए गेंद बी पर लगाती है टक्कर लगने में, उतना ही समय बी गेंद ए पर भी लगाएगी, तो समय दोनों ही स्थितियों में सेम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टी लिया है, अदरवाइज क्या लेते, टी ए और फिर टी भी लेना होता, पर क्योंकि समय तो सेम है ना टकराने का, तो इसीलिए यहाँ पर समय लिया गया है टी। अब इस क्रम में गेंद ए गेंद बी पर एफ ए बल लगाती है और गेंद बी गेंद ए पर एफ बी ए बल लगाती है। टक्कर के पश्चात गेंद ए का वेग वी ए हो जाता है, जो हमने अभी समझा था कि अंतिम वेग वी ए हो जाएगा, और गेंद बी का जो वेग है वो वी बी हो जाएगा। क्लियर। अतः गेंद ए का संवेग टकराने से पहले एम ए यू ए होगा। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और अगर हम ए की बात कर रहे हैं और टकराने से पहले की बात कर रहे हैं तो वेग की जगह यू आएगा, और संवेग में क्योंकि द्रव्यमान भी होता है और गेंद ए की बात है तो एम ए यू ए। ठीक है, और टकराने के बाद गेंद ए का वेग क्या, संवेग क्या होगा, टकराने के बाद गेंद ए के संवेग में सिर्फ किस चीज का परिवर्तन आएगा, वेग का, क्योंकि टकराने के बाद यानी अंतिम वेग कितना हो गया था वी ए, तो टकराने से पहले वेग था यू ए, टकराने के बाद जो वेग है वो वी ए, तो इसलिए टकराने से पहले जो संवेग है वो होगा एम ए यू ए, और टकराने के बाद जो संवेग होगा, अभी हम सिर्फ गेंद ए की बात कर रहे हैं, तो वो होगा एम ए वी ए। ठीक है, अब हम निकालेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। तो बच्चों जब भी किसी चीज का परिवर्तन निकाला जाता है तो क्या करते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करते हैं। मान लीजिए आप 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं और कुछ टाइम बाद आपकी चाल हो जाती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहले चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी चाल में कितने का परिवर्तन आया, तो परिवर्तन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करते हैं, यानी कि 10 में से 7 को कर देंगे माइनस, तो कितने का परिवर्तन आया चाल में, 3 का, है ना, तो आपकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। तो सेम ऐसे ही अब हम यहाँ निकालेंगे संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, अब संवेग में क्योंकि परिवर्तन निकालना है तो इसलिए हमें करना होगा माइनस, और किसको, अंतिम में से प्रारंभिक को, लेकिन इन्होंने संवेग परिवर्तन नहीं पूछा, सिर्फ संवेग परिवर्तन की दर भी पूछी है, तो दर के लिए किससे डिवाइड करना होता है, समय से, तो समय कितना है यहाँ पर t है, तो संवेग परिवर्तन की दर के लिए एम ए वी ए
जो कि अंतिम संवेग है, और किससे डिवाइड करेंगे, टी से। और क्योंकि हमें परिवर्तन निकालना है तो इसीलिए इसमें से क्या माइनस करेंगे, एम ए यू ए माइनस करेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे। ठीक है। और संवेग परिवर्तन की दर, और ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी गेंदों द्वारा एक दूसरे पर जो बल आरोपित करे गए थे उनके बराबर। ठीक है। ये हमने पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कि संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एफ ए बी, अभी हमने निकाला है एफ ए बी। अब इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि कॉमन है। कॉमन क्या है, एम ए। ठीक है। यहाँ पर वी ए अपॉन टी, यू ए अपॉन टी, लेकिन क्या ऐसा है जो कॉमन है, एम ए। दोनों जगह पर है ना एम ए, तो एफ ए बी को हमने यहाँ पर लिख दिया और एम ए लिया कॉमन। एम ए कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा वी ए अपॉन टी, और यहाँ बचा यू ए अपॉन टी। तो दोनों के बट्टे में टी है, तो इसलिए टी को कॉमन में एक साथ लिख लिया है दोनों के अपॉन में। ठीक है। अब देखिए एफ ए बी इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ हो गया वी ए माइनस यू ए, ये वाला वी ए और ये वाला यू ए अपॉन में टी। इसके बाद देखो, अभी हमने निकाला है ए के संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है। अब हम निकालेंगे ऐसे ही गेंद बी ने जो ए पर बल लगाया उस वक्त बी के संवेग परिवर्तन की दर। उसके लिए क्या करेंगे, एफ बी ए हो जाएगा, क्योंकि बी ने ए पर बल आरोपित किया है, तो इसीलिए एफ बी ए। और यहाँ पर भी क्या होगा, बस यहाँ पर ए की जगह बी हो जाएगा, क्योंकि हम गेंद बी की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या था, सिमिलरली होगा, बट यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी होगा। तो इसको भी एक बार समझ लो, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन में टी। ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एम बी, क्योंकि एम बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से यहाँ से कॉमन लेके लिख लिया। और उसके बाद एफ बी ए इज इक्वल टू एम बी, और ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। ठीक है। अब सर न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, सर न्यूटन का गति का थर्ड लॉ क्या कहता है, वो कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। और जब हम दिशा को विपरीत दिखाते हैं तो कौन सा साइन लगाना पड़ता है, माइनस का। ठीक है। तो एफ ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस एफ बी ए के। ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो एफ ए बी की वैल्यू यहाँ से हमने यदि इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, तो एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ न्यूटन के गति के थर्ड नियम में रखने पर, ठीक है, तो वहाँ से हमने वैल्यूज़ को यहाँ रखा। तो वैल्यू रखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर टी है दोनों के अपॉन में, तो टी से टी हो गया कैंसिल। ठीक है। तो एम ए वी ए माइनस यू ए इज इक्वल टू, माइनस साइन है यहाँ पर, और एम बी वी बी माइनस यू बी। बस कुछ नहीं करा है, वहाँ से वैल्यूज़ उठा के यहाँ रख दी। उसके बाद क्योंकि बाहर माइनस है, अब क्या करेंगे, एम ए की वी ए से मल्टीप्लाई, फिर एम ए की यू ए से मल्टीप्लाई। ऐसी होती है ना जब ब्रैकेट ओपन होता है, तो एम ए की वी ए से मल्टीप्लाई, एम ए की यू ए से मल्टीप्लाई। इतना करने के बाद इक्वल टू के दूसरे साइड देखेंगे, एम बी की वी बी से मल्टीप्लाई और एम बी की यू बी से मल्टीप्लाई। ठीक है। और क्योंकि बाहर माइनस है तो इस माइनस से अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। तो बच्चों जो वी बी है वो प्लस साइन के साथ है अंदर, तो अब वो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। और जो यू बी है वो अंदर माइनस साइन के साथ है, तो अब वो प्लस साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये हमने अंदर अप्लाई कर दिया है। तो एम ए वी ए, एम ए यू ए, और ऐसे ही एम बी वी बी, और ऐसे ही एम बी यू बी, और साइन कर दिया अंदर अप्लाई। अब देखो एम ए वी ए और इधर से हम एम बी वी बी, जो कि इधर माइनस साइन के साथ है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड लेके आएंगे तो वो प्लस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एम बी यू बी और एम ए यू ए, ये यहाँ पर माइनस साइन के साथ है, तो इसको हम राइट में लेके जा रहे हैं। क्लियर है। हमने क्या करा, इसको हम ले आए लेफ्ट में, तो साइन चेंज हो गया, वहाँ माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया। और जो ये यहाँ पर था एम ए यू ए माइनस का, इसको हम ले आए राइट में, तो राइट में आने के बाद इसका साइन, लेफ्ट में था माइनस, तो राइट में आने के बाद इसका साइन हो गया प्लस। तो कहने का मतलब है दोनों साइड इसको बस सिर्फ सोल्व करा है और कुछ नहीं किया इसमें। एम ए यू ए, एम बी यू बी, इसको हमने यहाँ लिख लिया,
और MAVA MBVB इसको हमने राइट साइड में लिख लिया। और ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है दोनों गेंदों का जो कुल संवेग है वो वही संवेग टकराने के बाद दोनों गेंदों का रहता है। तो कैसे? देखो, ये MA गेंद का प्रारंभिक वेग, MB गेंद का प्रारंभिक वेग, तो दोनों गेंदों का जो हमने टकराने से पहले का जो संवेग है उसको जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि संवेग ही क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। ये गेंद B का है, ये गेंद A का है, दोनों को जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद यानी कि दोनों गेंदों का टकराने से पहले का संवेग जोड़ दिया गया है। ऐसे ही ये दोनों गेंदों का टकराने के बाद का संवेग है, ये गेंद A का है, ये गेंद B का है, और इन दोनों को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो टकराने से पहले दोनों गेंदों का संवेग जो है वो इक्वल हो जाएगा टकराने के बाद दोनों गेंदों के संवेग के। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं है बल्कि संरक्षित रहता है। संरक्षित मीन्स सेम रहता है। ठीक है, और इसी को कहा जाता है संवेग संरक्षण का नियम।